अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट, आप सब ठीक हैं? द हाउस ऑफ अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म से बीइंग अ फैकल्टी मेंबर द हाउस ऑफ अकाउंटिंग, मैं बिज़नेस लॉ की लेक्चर सीरीज़ में आज थर्ड लेक्चर को रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में 5 एसेंशियल डिस्कस किए थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो डियर स्टूडेंट आपको याद होंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग 5 एसेंशियल्स हैं हम उनको आज डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो मेरा पहला लेक्चर सुन लें और उसके बाद ये वाला लेक्चर सुनें, ताकि कनेक्टिविटी के साथ अगर आप सुनेंगे तो आई होप कि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 है डियर स्टूडेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत ही अहम पार्ट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। डियर स्टूडेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, कैपेसिटी मीन अहलियत। तो अदालत के अंदर जब आप केस फाइल करते हैं तो सबसे पहले कोर्ट का क्वेश्चन ये होता है, क्या पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने के अहल हैं या अहल नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको ये कोर्ट में बताना पड़ता है दैट द बोथ वन वाज द अडल्ट वन, कि दोनों जो हैं वो बालिग हो चुके थे, उनकी एज 18 साल से ज़्यादा थी, लिहाजा वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकते हैं। याद रखें, पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी एक्ट है उसमें 18 साल एज बताई गई है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, मेल एंड फीमेल। लेकिन साथ उसके एक और भी चीज़ लिखी हुई है कि अगर उसका कोई गार्डियन है, तो अगर उसका कोई गार्डियन कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ है तो फिर उसकी एज जो है वो 21 ईयर है। तो डियर स्टूडेंट, जो 18 साल से कम है वो क्यों नहीं शामिल हो सकता कॉन्ट्रैक्ट में? क्योंकि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कहता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसको अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं होती, उसको अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं होती, उसको वो सेंस नहीं होती, उसको वो लॉ की सेंस नहीं हो पाती कि वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो। लिहाजा लॉ ने जो है वो किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से हमें मना किया हुआ है कि आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बीइंग एक्सपर्ट और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट में शामिल ना हो, अनलेस जो कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं आप उनको फुलफ़िल करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उन कंडीशंस को फुलफ़िल किए बगैर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाते हैं तो देन कोर्ट आपकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट? मैं आपको मिसाल देता हूँ। माइनर ने मेरे साथ फ्रॉडुलेंटली एग्रीमेंट किया कि मेरी उम्र 19 साल है और मुझसे पैसे ले लिए घर बेचने के लिए या गाड़ी बेचने के लिए। क्या हुआ कि बाद में मुझे पता चला कि दैट इज़ द माइनर। तो क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ? तो इसका आंसर है नो, आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो माइनर है। ये आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप पहले ये कंफर्म करते कि आप ये चेक करें कि आया कि वो मेजर है या माइनर है। तो अदालत की डिस्क्रिशनरी पावर है, मे भी कोर्ट आपकी मदद कर भी सकती है और मे भी रिफ्यूज़ भी कर सकती है। दिस इज़ अपॉन द डिस्क्रिशनरी ऑफ द कोर्ट। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि आप माइनर के ख़िलाफ़ सूट फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने माइनर के साथ फ्रॉड कमिट किया है और अगर आपने माइनर के साथ फ्रॉड कमिट नहीं किया, जनरल एग्रीमेंट किया है और सारी टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट की हैं, अब माइनर ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया बट यू आर नॉट परफॉर्मिंग द रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ योर एग्रीमेंट। अब मेरा सवाल है, क्या माइनर आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता? तो इसका आंसर है यस, कोर्ट में माइनर आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, लेकिन माइनर के खिलाफ आप सूट फाइल नहीं कर सकते। ये जो माइनर को कोर्ट ने इम्यूनिटी दी है, उसको एग्जम्पशन दी है कि उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कत्ल भी कर दे तो उसकी सज़ाए मौत नहीं है, उसको एक ऐसे सेंटर में रखा जाता है जहाँ पे उसकी
ग्रोथ अच्छे तरीके से की जाती है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको ले जाया जाता है, उसको समझाया जाता है, तो माइनर्स के लिए ये स्पेशल एक्सेप्शंस मौजूद हैं। तो नंबर 1, कैपेसिटी में माइनर नहीं होना चाहिए। ये आप सबसे पहले जज करें वेदर द अदर पार्टी इज माइनर और मेजर, दिस इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात ध्यान में रखें मेरी, बहुत से केस आते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड करें कि वो पार्टी बालग है या ना बालग है, फिर उसको कहें भी आओ अब एग्रीमेंट करते हैं। नंबर 2, डियर स्टूडेंट, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? यू नो दैट कि पागल आदमी जो होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर पर्सन जो होते हैं, आप उनके साथ भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। एक पागल आदमी जो चर्च पी के बैठा हुआ है, आप उससे अगर कहेंगे ये जो जहाज़ उड़ा है ये मुझे बेच दो, वो कहेगा ले लो, उसने तो वो भी आपको दे देना, तो उसके साथ अब क्या बात कर रहे हैं? तो अगर आपका एक भाई पागल है और आपने उससे लिखवा लिया एग्रीमेंट कि इसने मुझे ये घर का हिस्सा दे दिया है और आप बड़े खुश हैं, मुझे तो हिस्सा भी मिल गया है, लेकिन आपने अगर बिजनेस लॉ पढ़ा होता तो आपको इस चीज़ की समझ होती कि ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये आपने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ में अनसाउंड माइंड बंदे के साथ किया हुआ है। तो कोर्ट ये जज करती है, बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो भी वालिदैन के ख़िलाफ़ सूट फाइल कर देते हैं, क्योंकि हमारी माँ या बाप इस एज में आ गए हैं, ये हमारे दादा की उम्र 100 साल से ऊपर हो गई है, अब उसका ज़हन ठीक नहीं है, लिहाजा इस वजह से उसने ये प्रॉपर्टी बड़े बेटे या छोटे बेटे के नाम पे लगा दी है, लिहाजा इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए। तो कोर्ट क्या करती है डियर स्टूडेंट? कोर्ट क्या करती है कि उसको रिकमेंड कर देती है पार्टी को, जी ठीक है आप इसका टेस्ट करवाएं। उसके लिए मेंटल डिसऑर्डर ऑर्डिनेंस 2002 भी मुशर्रफ साहब ने रेगुलेट करवाया हुआ, उसके लिए बोर्ड बनता है, उसके सामने वो बंदा पेश होता है, उससे सवाल जवाब करते हैं, फिर डॉक्टर्स की ओपिनियन आती है कि वो मेंटली ठीक है या नहीं। अगर तो वो कहते हैं ठीक है फिर तो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कहें नहीं जी ये अनसाउंड हो चुका हुआ है ड्यू टू द टेंडर एज, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वाइड हो जाता है। कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देती है डियर स्टूडेंट? कैंसिल कर देती है। तो ये बात ध्यान में रखें, पहला नंबर माइनर नहीं कर सकता, नंबर 2 अनसाउंड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकता। और डियर स्टूडेंट इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। अब देखें जो फर्म्स इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, जिनको डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है, अपना कर्जा नहीं पे कर पाते, तो लॉ उनको कोर्ट्स ब्लैक लिस्ट कर देती हैं या बैंक्स उनको बैंकरप्ट कर देते हैं, तो वो भी ऐसे शख्स किसी के साथ एग्रीमेंट में शामिल नहीं आप कर सकते, ना ही आप हो सकते हैं। क्लियर है? पहले वो पहला कर्जा उतारे फिर वो नया एग्रीमेंट करे। ऐसे तो जो पहले इंसॉल्वेंट है वो तो एग्रीमेंट कर ही जाएगा, वो सबके पैसे लेके फरार हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि जिस शख्स के पास पैसे है ही नहीं, आप कैसे निकलवाएंगे उससे पैसे? ठीक है डाल दिया जेल में, पैसे तो लेने हैं ना अभी, क्या जेल में जाने से पैसे आ जाने हैं? नहीं आने। तो इस वजह से लॉ ऐसे शख्स को रोक देता है कि आप इसके साथ एग्रीमेंट ना करें, ये तो पहले बेचारा इंसॉल्वेंट है, मकरूज है, आप भी कर लेंगे एग्रीमेंट तो आपके कैसे पैसे देगा? लिहाजा लॉ ने उसको बार कर दिया हुआ है कि आप ऐसे शख्स के साथ एग्रीमेंट मत करें, और ना वो शामिल हो सकता है। लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, आप पहले तसल्ली करें कि ये शख्स माइनर नहीं है, अनसाउंड नहीं है, या इसको लॉ ने या ऐसी कंपनी नहीं है जो डिफ़ॉल्ट है या इंसॉल्वेंट है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर है डियर स्टूडेंट मेन पॉइंट वो है कि लोनसी, आइडियोसी एंड ड्रंकनेस। अक्सर देखा है कि आप कहें जी, बाज़ दफ़ा ऐसे भी देखा है लोग पागल तो नहीं होते, कभी कभी दौरा पड़ जाता है पागलों वाला, शराब पी लेते हैं आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा नारकोटिक्स ले ली आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, आउट ऑफ माइंड हो गए, या ऐसे लोग जिनको ब्रिक्स के झटके पड़ते हैं, लोनेसी एडोसी जिसको कहते हैं। तो ऐसे शख्स जो कभी कभी मेंटल हो जाए कभी कभी ठीक हो जाए, क्या उसके साथ आप एग्रीमेंट कर सकते हैं? तो उसका आंसर ये है कि जब उसका दिमाग ठीक हो तब कर सकते हैं, जब ख़राब हो तब नहीं कर सकते।
लिहाजा मेरा मशवरा ये है ना करें, क्योंकि कोर्ट में आप कैसे साबित करेंगे कि इस टाइम इसका दिमाग बिल्कुल सही था। लिहाजा आप साबित नहीं कर पाएंगे। वो कह देगा जी मैं तो देखें चर्च पीता हूँ इतने घंटे, मेरा तो दिमाग ही काम है, इसने मुझसे कहाँ घर पे साइन करवा लिए। तो लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि ऐसे शख्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट ना करें जिसको ड्रंकनेस हो, आइडियोसी हो, या जिसको कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी पागल हो जाता है, या उसको जनाब कभी कभी होश में रह गया, कभी बेहोश हो गया। तो ऐसे शख्स के साथ भी आप एग्रीमेंट ना करें। तो डियर स्टूडेंट, नंबर 7 एग्रीमेंट्स। इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो देखें, एग्रीमेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एग्रीमेंट्स नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वाइड। इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। वाइड क्या होता है पहले ये समझ लें। वाइड मतलब जिसको लॉ ने कहा है कि ये आप एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, बैन है, टोटल कंप्लीटली शुरू से ही बैन है, यानी कि आप इस तरह का एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। लॉ ने एक लिस्ट दे दी है, आगे आप चैप्टर आएगा वाइड एग्रीमेंट्स का, उसके अंदर लॉ ने एक लिस्ट दे दी कि सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स में आप एंटर ही नहीं हो सकते। भाई जब एंटर ही नहीं हो सकते तो इसके सही होने के चांस ही नहीं, ख़त्म, कहानी ख़त्म। यानी कि आप ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, वाइड। तो अगर आप ऐसा एग्रीमेंट कर लें, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब वो वैलिड होता है, तो एग्रीमेंट ने तो अभी कॉन्ट्रैक्ट बनना है। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो मैं उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट करूँ, लिहाजा मैं उसको एग्रीमेंट कहूँगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। क्योंकि लॉ ने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ किया हुआ है कि भाई आप इस तरह के एग्रीमेंट्स में आप शामिल नहीं हो सकते। जिस तरह अभी ऑर्डिनेंस नया इशू आया है उसमें उसने कहा है आप 25 मन से ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकते, इससे ज़्यादा आप नहीं होर्डिंग कर सकते, तो आप इससे ज़्यादा के एग्रीमेंट्स में नहीं शामिल, लॉ ने मना कर दिया। जिस तरह गंदम की शॉर्टेज हुई तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जी इस प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में गंदम नहीं जाएगी। अब आप KPK से पंजाब वाले एग्रीमेंट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाइड एग्रीमेंट होगा। क्यों, लॉ ने एक्सप्रेसली बार्ड कर दिया है। व्हेन द गवर्नमेंट एक्सप्रेसली बार्ड टू डू एनी एग्रीमेंट, सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर वाइड एग्रीमेंट्स। इस तरह के एग्रीमेंट्स को क्या कहेंगे, वाइड। जिस तरह माइनर के साथ आप एग्रीमेंट कर लें वो वाइड है, वो शुरू से ही गलत है, वो उसका दुरुस्त हो ही नहीं सकता। तो बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो होते ठीक हैं, बाद में एक आधी चीज़ उसमें शामिल कर ले तो वैलिड हो, लेकिन ये वो हैं जो वैलिड हो ही नहीं सकते, ये शुरू से ही गलत हैं। तो ये सबसे पहला इसमें कौन सा है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हर शख्स के फंडामेंटल राइट है, उसको आज़ादी है, बिजनेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, मैट्रिमोनियल लाइफ स्पेंड कर सकता है, सोशल लाइफ स्पेंड कर सकता है। अगर बाय एग्रीमेंट आप उसके ऊपर कोई बैन लगाते हैं तो वो एक वाइड एग्रीमेंट होगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे साथ कोई एग्रीमेंट करे कि सर आपको मैं 5 लाख रुपया दूंगा, आपने शादी नहीं करनी, मैं साइन कर देता हूँ, वो भी साइन कर देता है, प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में आ जाता है, सारी चीज़ें तय पा जाती हैं, उसमें लिखा जाता है मैं अगर करूँगा तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा, सारी चीज़ें तय पा। तो मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा डियर स्टूडेंट, मैं उसे 5 लाख से शादी कर लूँगा और वो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उसको क्या कहेगी कि आप ये एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये वाइड एग्रीमेंट है। इसी तरीके से सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज के ऊपर फर्स्ट वाइफ बैन नहीं कर सकती और कोई भी आपसे बाय एग्रीमेंट ये नहीं कह सकता कि आप ये शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल लेते हैं, अगर कोई आपसे ये कहता है कि जी मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा, आपने बीकॉम नहीं करना, अब मेरा मशवरा आप उसे 10 लाख ले लें और बीकॉम भी कर लें। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट ही नहीं है। आप अगर जो साइन कर दें, सारा कुछ कर दें, लेकिन लॉ इसको एग्रीमेंट नहीं मानता। तो
इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं ये वाइड हैं। इसमें एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी है कि आप किसी को कोई लॉफुल बिजनेस करने से रोक नहीं सकते। अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आप एक वाइड एग्रीमेंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे घर के बाहर एक दुकान है, मुझ पर तो 5 लाख ले लो जी, दुकान बंद कर लो। वो 5 लाख लेके दुकान बंद नहीं कर सकता। क्यों? आप किसी को लॉफुल बिजनेस करने से रोक नहीं सकते। मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ जी, मेरे गुलाम बन जाओ, स्लेव बन जाओ 1 साल के लिए, साइन हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन आप स्लेव नहीं बन सकते। क्यों? स्लेवरी इज प्रोहिबिटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी आप ऐसा काम नहीं कर सकते जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, अनलेस एक्सेप्शन इज प्रोवाइडेड। लेकिन जो लॉ ने एक्सप्रेसली चीज़ों से बाहर कर दिया है, आप उसका एग्रीमेंट नहीं कर सकते। वो शुरू से ही गलत है, वो शुरू से ही गलत है, वो कभी दुरुस्त हो नहीं सकता। तो आप भी कभी ऐसे एग्रीमेंट में शामिल ना हो जिसको लॉ ने शुरू से ही मना किया हुआ है। तो एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज एंड लीगल प्रोसीडिंग भी आप समझ लें कि देखें, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी आप ये मुझसे पैसे ले लें, अगर एग्रीमेंट टूटता है, आपने अदालत नहीं जाना, तो आप इस तरह के भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर आप एग्रीमेंट में ये लिखना शुरू कर देंगे भाई अदालत में नहीं जाना, अदालत में नहीं जाना, तो अदालत तो सारी वेली हो जाएंगी। तो लिहाजा आप ये नहीं लिख सकते कि आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग लेने से रोक दें, नहीं हो सकता ऐसे। तो लिहाजा लीगल प्रोसीडिंग जो है ये एक फंडामेंटल राइट है, आप बाय एग्रीमेंट किसी को इससे नहीं रोक सकते। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 8, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी स्टूडेंट्स मीन, सर्टन से ये वर्ड निकला है, सर्टन मीन श्योर, यानी कि एग्रीमेंट ऐसे हों जो श्योर हों, क्लियर हों। इस तरह के एग्रीमेंट्स को हम क्या कहेंगे? सर्टन एग्रीमेंट्स। तो लॉ जो है वो ये कहता है कि आप वेग एग्रीमेंट ना करें, मुबहम ना करें, शक व शुबात वाला ना करें, मतलब क्लियर चीज़ें। आप, मैं आपको कहता हूँ मुझे ये 1 लाख की ये बिजनेस लॉ की बुक्स भेज दें, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, सारा कुछ हो गया। जब वहाँ पे ऑर्डर पहुँचा तो उन्होंने लिखा हुआ है बिजनेस लॉ की बुक्स, लेकिन बीच में ये नहीं लिखा हुआ कौन से राइटर की बुक्स। तो यहाँ पे ये एक वेग कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, उसको फ़ोन पे पहले पूछना पड़ेगा, जब तक वो एम्बिग्विटी क्लियर नहीं होगी वो उसको परफॉर्म करने का पाबंद नहीं है, और ना ही आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट? इस तरह के ये जो एसेंशियल है, दिस इज नोन एज सर्टेनिटी। इसको सर्टेनिटी ऑफ एग्रीमेंट या सर्टेनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। या इसमें जो मिसाल दी हुई है वो दी हुई है कि जी आपने ऑयल का ऑर्डर किया और ये नहीं बताया कौन सा ऑयल, तो डेफिनेटली इट इज आल्सो अ वेग कंडीशन। मुबहम एम्बिग्विटी है जिसके अंदर, क्लियर बताएं, मीन्स टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी क्लियर इन द एग्रीमेंट। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है क्लियर होनी चाहिए। अब ये ना हो एग्रीमेंट जब ब्रेक हो गया, लो जी इसमें तो ये भी था, ये भी था, तो लिखा क्यों नहीं? पहली बातें तय करो आप। एग्रीमेंट ब्रेक होना है, ये डैमेजेस हैं, नहीं पूरा करोगे ये पेनल्टी दोगे, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, ये वाला नहीं मिलेगा तो ये भेज देना। तो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर करें। टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी क्लियर इन योर एग्रीमेंट, इन योर कॉन्ट्रैक्ट। कोई एक भी टर्म्स एंड कंडीशन एम्बिगुअस हो गई, दूसरी पार्टी पाबंद नहीं है वो एग्रीमेंट परफॉर्म करने के लिए। अगर आप उसको ये ही नहीं बताते तुमने पैसे मुझे कैसे भेजने हैं, तो ये भी एम्बिगुअस सिचुएशन है। आप उसको लिखें उसके अंदर कि आपने मुझे पैसे बाय चेक भेजने हैं, कैश भेजना है, या मेरे बैंक ट्रांसफ़र या पे ऑर्डर, क्या करना है आप उसके अंदर लिखें। तो एग्रीमेंट का ये मतलब नहीं ठीक है जी मैंने ये 20 लाख का माल ख़रीदा, ये माल, आप उसके अंदर बताएं पैसे कैसे देने हैं, माल कैसे भेजना है, थ्रू ट्रेन, थ्रू बस कैसे भेजना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आप मेंशन करेंगे। अनलेस दे आर डिक्लेयर्ड एट द फर्स्ट स्टेज। हाँ, ये होता है कि बार बार एक ही नोयत का एग्रीमेंट होता है, तो वो पार्टीज़ को पहले से पता होता है कि ये इस तरह होना है। क्लियर है स्टूडेंट? सर्टेनिटी का पॉइंट। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई योर मेल। ओके डियर स्टूडेंट,
पॉइंट नंबर 9, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो डियर स्टूडेंट, पॉसिबिलिटी निकला पॉसिबल से, परफॉर्मेंस मीन उसके एग्जीक्यूशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो परफॉर्म भी हो सकता हो। बड़ा क्लियर सा टॉपिक है ये। अगर आप एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो फिजिकली परफॉर्म ही नहीं हो सकता, मिसाल के तौर पे अगर आपको ये कहता है कि जी मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के लाऊं, आप कहते हैं भाई लिख दो, आप लिखवा लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाती हैं, बाद में वो तारे नहीं तोड़ के लाता, आप चले जाते हैं कोर्ट में, इसने तो ये कहा था, उसने कहा भाई मैंने ठीक है मैंने कहा था, लेकिन मैं कैसे करूं परफॉर्म, मैं कैसे लाऊं तारे तोड़कर। तो ये इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो भी नहीं हो सकते। तो लिहाजा आप ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसकी पॉसिबिलिटी मुमकिन हो। या आप कहते हैं जी मैं मैजिक मैं ट्रेजर फाइंड आउट करूंगा, 5 लाख रुपया लगा, तो इस तरह के भी एग्रीमेंट्स नहीं होते। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ आप कहेंगे जी आई विल पे यू 5 लाख इफ़ यू पुट सोल इन द डेड बॉडी, अगर तुम इस डेड बॉडी के अंदर रूह डाल दोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा, अगर तुम ना डाल सके तो तुम मुझे 20 लाख रुपया दोगे। साइन हो गया, एग्रीमेंट तय हो गया, सारा कुछ हो गया। मुझे बताएं क्या ये परफॉर्म हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल टू परफॉर्म? अब आपका आंसर होगा नो, ये परफॉर्म नहीं हो सकता। लिहाजा इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं जो कि फिज़िकली परफॉर्म नहीं हो सकते, वो सारे के सारे जो होंगे वो वाइड कंसिडर होंगे या वाइडेबल होंगे अनटिल आप उसको परफॉर्मेंस के काबिल बना देते हैं। यहाँ पे आप मेरा क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है जो बेट है, शर्त जो आप लगा लेते हैं किसी के साथ, वो कौन सा एग्रीमेंट है? आया कि वो वाइड है या वैलिड है? ठीक है जी, इसका भी मुझे आपने रिप्लाई करना है। उसके बाद नंबर 10, अदर फॉर्मेलिटीज, अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। ये स्टूडेंट, अदर लीगल फॉर्मेलिटीज कौन सी होती हैं? इसके अलावा उसके ऊपर डेट लिखी होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, ठीक है जी, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी उसके ऊपर होनी चाहिए। अब स्टाम्प ड्यूटी आपने अक्सर सुना होगा, जिस स्टाम्प पेपर ले, स्टाम्प पेपर बेसिकली दिस इज द स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर मीन के कोर्ट ने एक पेपर फिक्स किया हुआ है, उसकी एक प्रॉपर कोर्ट फी वैल्यू है कि अगर आप ये एग्रीमेंट करेंगे तो ये वैल्यू का एक स्टाम्प पेपर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ज़मीन के अब जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे एक स्टाम्प पेपर पे होते हैं। पहले वो 100 रुपये वाला होता था, लेकिन अब कोर्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि अब ये 1200 का स्टाम्प पेपर होगा और वो थ्रू ऑनलाइन जो है वो आप निकलवा सकते हैं फ्रॉड को मिनिमाइज़ करने के लिए। अब ज़मीन के लेन देन के जितने मामला हैं वो 1200 रुपये वाले पे हो रहे हैं, तो उससे कम वाले पे करेंगे तो वो आप उसकी एक फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं कर रहे। यहाँ पर भी मेरा एक सवाल है, अगर आप 1200 वाले स्टाम्प पेपर की बजाय आप 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लगा देते हैं या 100 रुपये वाला लगा देते हैं, या खाली पेपर के ऊपर, सफ़ेद पेपर के ऊपर ज़मीन का सौदा लिख लेते हैं, क्या आप उसको कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकते हैं या इन्फोर्स नहीं करवा सकते? आपने मुझे इसका भी आंसर देना है कमेंट में, और मैं इसका कमेंट में ही आंसर करूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारे ये बेसिक एसेंशियल्स थे। आप इनको अच्छे तरीके से सुने और दूसरों को भी रिकमेंड करें। और मैं वंस अगेन कहता हूँ, अगर कहीं पे कोई एरर या मिस्टेक मुझसे कमिट हो जाए, काइंडली आप उसको ज़रूर दुरुस्त करें कमेंट में, मैं उसको दोबारा रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करें। और जो पहला लेक्चर है, इस लेक्चर से पहले आप वो लाजमी सुन लें। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट।